जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के 2022 के इंग्लिश का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि फिक्स हैं, वो हर बार आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, इस पेपर को पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल हम पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये आपको इसके नेक्स्ट पेज पर मिलेगा। ये है आपका सेक्शन ए यानी रीडिंग। इसमें एक आपको पैसेज मिलेगा, यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें आपको एक बड़ा सा पैसेज मिलेगा। पैसेज ये इतना बड़ा है इधर, और इधर देखेंगे तो ये जो पेज है ये भी पूरा पेज भरा हुआ है पैसेज से। और इसके थर्ड पेज पर आएंगे तो यहाँ भी इसका थर्ड पेज भी पेपर जो है ये पैसेज से भरा हुआ है। इतना बड़ा ये पैसेज है, और ये पैसेज आपकी किताब से नहीं लिया गया है। ये अपने आप कहीं से भी पैसेज आपको उठाकर दे सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है पूरे, जो भी ये पैसेज दिया है इसको आपको पूरा पढ़ना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है इत्मीनान से। पढ़ने के बाद इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पांचों क्वेश्चन को मिलाकर उनका वेटेज होगा 15 नंबर। तो अगर आप इसको पूरे को पढ़ेंगे तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि अगर हम इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, यानी स्त्रियों के लिए सच्चे आभूषण क्या हैं। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे इसमें पेपर में, कॉपी में फिलहाल अभी हम दिखा रहे हैं कैसे लिखना है आपको। अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पहले ही मिल जाएगा, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ द वुमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। तो बोला जा रहा है कि जो वोमेन के, स्त्रियों के लिए सच्चे आभूषण हैं वो उसका चरित्र है, उसकी शुद्धता है। ये पत्थर और धातुएं जो सोना चांदी हैं ये कभी सच्चे आभूषण नहीं बन सकते हैं। अगर आपको पता लगा कि कॉपी में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखिएगा, ये है हमारे पास कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहला आंसर है आपका। पहला आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान चलिए यहाँ से पहला बोल रहा है, पहले क्वेश्चन का ए है ना ये, तो ए वाला बोल रहा है व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, तो ऐसा बोल रहा है। तो आपको बताना है कि आप पहले का ए वाला आंसर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर डालेंगे आंसर नंबर ए, ऐसा डालेंगे। उसके बाद जो भी आंसर है, जो आंसर आप लिख रहे हैं वो आंसर आप यहाँ पर देखेंगे अपने इसमें पेपर में, और वही आंसर जो आपको पता है यहाँ से देखकर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, जो भी हमने बोला, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके हमको मिलेंगे टोटल 3 नंबर। 3 नंबर आपका यहीं से फिक्स हो गया, और ये हर बार आएगा, यही सेम पैसेज नहीं आएगा, लेकिन जो भी पैसेज आएगा उसमें आपको उसी पैसेज से 15 के 15 नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता, किस चीज को त्याग कहा गया है भागवत गीता के अनुसार। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे टोल्ड, फिर गेट रिट ऑफ देयर ज्वेल्स आई कॉल, यहाँ से आप देखेंगे सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता, नो मैन और वोमेन इज इंटेलेड टू द पोसेशन ऑफ वेल्थ अनलेस ही और सी हैज गिवन ए फेयर शेयर if to the poor and the helpless. It is a social and religious obligation and has been called a sacrifice by भागवत गीता। आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखेंगे, आंसर नंबर 1B, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिख देंगे पेपर से देख देख कर। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस, जो सबसे बड़ा त्याग है वो क्या है। तो यहाँ से आप देखेंगे पहले का सी वाला आंसर, द गीता हैज इनुमरेटेड मैनी फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस, यानी गीता में कई तरह के त्याग का वर्णन किया गया है, बट लेकिन सर्व द पुअर एंड नीडी इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस, लेकिन गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना, यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा करना सबसे बड़ा सेक्रीफाइस बताया गया है। 1 का डी क्वेश्चन हम देखेंगे, और ये है वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई नॉट लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन्स बट द प्योरीफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, यानी कि सच्चे आभूषण
क्या हैं? तो सच्चे आभूषण वही हैं जो कि आपके शरीर को धातु और पत्थर से नहीं लाद रहे हैं, बल्कि आपके हार्ट को, आपके हृदय को और आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, आपकी आत्मा की ब्यूटी को निखार रहे हैं। अभी तक आपने 12 नंबर कवर कर लिए हैं और ये 12 नंबर आपको कहाँ से मिले हैं? इसी पेपर में जो आपको दिए गए हैं पैसेज, यहीं से मिले हैं। अगर आप देखेंगे 13वां क्वेश्चन, तो ये आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे आंसर नंबर 1 के ई में, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि आपको मीनिंग बनानी है स्पॉटलेस की, तो स्पॉटलेस मतलब होता है स्वच्छ, तो स्वच्छ मतलब होता है प्योर, तो प्योरिटी बराबर स्पॉटलेस हो जाएगा। दूसरे में बताना है आपको अपोजिट बताना है इनसिग्निफिकेंस का, तो इसका इन हटा देंगे, सिग्निफिकेंस इसका अपोजिट हो जाएगा। तीसरे में बताना है गेटिंग रीड ऑफ यानी त्यागना, तो त्यागना की मीनिंग क्या होगी? त्याग यानी अवॉइड करना, त्याग देना। ये आपका हो गया तीनों। अगर आप इतना करेंगे 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसी पैसेज को पढ़ लेंगे अच्छे से तो 12 नंबर आपके मिल जाएंगे। 2023 में ऐसा ही आएगा, 12 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। 5 मिनट आपने वीडियो को देखा, आपको 12 नंबर एकदम पक्के हो गए। अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरा पेपर 100 नंबर का है, आप समझ सकते हैं कितने नंबर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आपको 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल होता है संक्षेप में लिखना, ठीक है। एक एस्से होता है, एस्से मतलब होता है कि विस्तृत में लिखना, विस्तार में लिखना, लेकिन आर्टिकल मतलब होता है संक्षेप में लिखना। 100 से 150 बोला गया है। अगर आप एक पेज पूरा भर कर लिख देते हैं या 1.5 पेज लिख देते हैं हेडिंग वाइज, तो आपको 10 नंबर इसमें मिल जाते हैं। इसमें नियम तो ऐसा है कि इसमें हेडिंग नहीं डाली जाती है आर्टिकल में, ये नियम बोलता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी हेडिंग्स डाल देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कैसे डालना है? जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में पहला लिख रहे हैं चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, ये वाला आंसर हम लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम डालेंगे आंसर नंबर 2 और ए कर रहे हैं तो ए हम डाल देंगे ब्रैकेट में। अब जो हेडिंग है चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, ऐसा लिखेंगे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। इसके बारे में आपको ये नहीं लिखना है कि इंट्रोडक्शन पड़ता है निबंध में, तो इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। आप ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे वी नो दैट वी आर इंडियंस एंड आवर कंट्री इज इंडिया। आवर कंट्री हैज़ फेस्ड मैनी चैलेंजेस बट वी हैव ए लॉट ऑफ चैलेंजेस नाउ। अभी भी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सम ऑफ विच आर लिस्टेड हियर, जिनमें से कुछ चुनौतियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। ऐसा लिखकर अगर आप हेडिंग डालेंगे, 1 या 2 हेडिंग डाल देंगे, तो ये आपका आर्टिकल के अंदर आएगा। ऐसा नहीं करेंगे तो ये निबंध के अंदर आएगा। तो आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इन 2 हेडिंग से आपको बचना है। अगर आप इनसे बचेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। हमने हेडिंग डाली है, देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया के लिए। आपने ऐसा डाल दिया, एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ इसको पता है। फिर डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ये एक इंपॉर्टेंट चुनौती है इंडिया के लिए। दहेज हर शादी में लिया जाता है, तो ये एक बड़ी चुनौती है, इसके बारे में हमने लिख दिया। फिर अब आप देखेंगे हमने एक पेज कवर कर लिया, ठीक है। आंसर नंबर 2A इतना लिखेंगे तो 100 शब्द लगभग हो गए। अब हमें कई सारी चीज़ें लिखनी हैं, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अंत में हम लिख देंगे एंड वी हैव सम अदर चैलेंजेस लाइक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वर्गीकरण, भारत में कई सारे वर्गीकरण हैं। फिर इन्फ्लेशन, महंगाई, इलिटरेसी, निरक्षरता, फिर मैनलूरिकेशन, फिर पॉवर्टी, गरीबी, ऐसा हम लिख देंगे। अब एग्जामिनर को पता चल गया कि इसने लिखा तो अनएम्प्लॉयमेंट और डाउरी के बारे में ही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, इन्फ्लेशन, इलिटरेसी, मैनुपुलेशन मतलब होता है कुपोषण, तो इसको और पॉवर्टी, ये जो 5-6 टॉपिक इसने लिखा है, इसको सभी के बारे में पता है। तो अगर ये 200 शब्द चाहे तब भी इसमें लिख सकता है। अगर आप ऐसा इस तरह से हेडिंग डालकर उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। और अगर 10 नहीं मिलता है तो 7 नंबर आपके कहीं पर नहीं गए हैं। फिलहाल इसी तरह से आप लिखिएगा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, 2 हेडिंग से आप बचिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है राइट ए लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज, ये पहला है। दूसरा है राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज। तो बोल रहा है राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए तो आप बचपन से जब आप क्लास 1 में थे तब भी आप लिख रहे थे कि रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम फेसिंग इल, मतलब आई एम इल टिल लास्ट नाइट, ऐसा आप लिख रहे थे। अब आपको पता है कि हाँ प्रिंसिपल को
कैसे लिखना है, प्रार्थना पत्र जो होता है, एप्लीकेशन जो होता है, कैसे लिखना है प्रिंसिपल को। तो अगर प्रिंसिपल के बारे में कुछ लिखने को आता है तो आप ऐसा सोचिएगा कि अगर प्रिंसिपल के बारे में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने भी एक गलती की है। अगर आप देखेंगे मैंने कंक्लूजन डाल दिया है हेडिंग, इस हेडिंग को डालने से आप बचिएगा, ठीक है। मैंने डाल दी है, मैं आपको बोल रहा हूँ मत डालिएगा। इस हेडिंग को आप डालने से बचिएगा, यहाँ पर नंबर कट जाएंगे ये आपके, ठीक है। ऐसा आप एक लाइन छोड़िएगा, जैसे अभी आपने यहाँ पर किया था, तो एक लाइन छोड़कर आप इन पूरी लाइन को लिख सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन हेडिंग डालने से आप बचिएगा। तीसरे का हम अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, तो अथवा वाला कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 3, फिर और लिख देंगे। अब जो दिया गया है इसको हम लिख देंगे टू द प्रिंसिपल एसबीएम इंटर कॉलेज गौरीगंज अमेठी। सब्जेक्ट हम डालेंगे, एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसका एक लाइन छोड़कर हम डालेंगे सर इस लाइन में दाहिनी बाईं साइड में, फिर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ऐसा करके आप पूरा एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो दिया हुआ है। एप्लीकेशन आपको कम से कम एक पेज में लिखना है, 10 नंबर का सवाल है, एक पेज लिखेंगे, कम से कम 7 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ऐसा आपको लिखना है, नाम अपना मत डालिएगा आप। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है आपका, चौथे में आपसे ये ABCD पूछा गया है। तो अनड्यू फेवर द टू प्लेस वंस रिलेटिव्स द ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, यानी कि नेपोटिज्म की बात हो रही है। तो आप ऐसा लिखेंगे, आंसर 4 आप हेडिंग डाल देंगे। फिर जैसे पहले का कौन सा सही है, नेपोटिज्म चौथा सही है, तो आप लिखेंगे ए के सामने लिखेंगे 4 और आप इसका आंसर लिख देंगे। ए लिखा, ए के सामने 4 लिखा, फिर इसको लिख दिया। ऐसे ही बी में आप देखेंगे तो इसका आंसर है डिक्रीजिंग, तो आंसर नंबर 4 आपने पहले डाला है। बी लिखेंगे, बी के सामने 3 लिखेंगे और डिक्रीजिंग, बी लिखेंगे, बी के सामने 3 लिखेंगे और आंसर अपना लिख देंगे। तीसरा है ऐसे 4 ऑप्शन है, इसमें हेट वाला सही है ऑप्शन आपका, तो आप सी लिखेंगे, सी के सामने सेकेंड और हेट। चौथे में कम है, यहाँ पर कम में एरर दिया हुआ है, तो आप कम लिखेंगे, कम फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ सामने कम। ई पांचवा है, तो इसमें माइल्ड वाला ऑप्शन आपका सही है, तो आप ई लिखेंगे, ई के सामने पहला लिखेंगे, फिर माइल्ड लिख देंगे। ये 4 आंसर आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम लगेगा, पूरी वीडियो हम आपके लिए बना देंगे विस्तार से एकदम। और हो सकता है तो पेपर के एक दिन पहले वीडियो आपको फिर से देखने को मिलेगी, तो इसको आप देखिएगा। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, पूरी लंबी वीडियो आपके लिए बनकर रेडी हो जाएगी। पांचवा देखते हैं हम क्वेश्चन। पांचवा है कि चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। 2 दिया गया है, पहला है, दूसरा है। तो पहला वाला इंट्रोगेटिव दिया गया है और दूसरा वाला कौन सा दिया गया है, इसमें फॉरवर्ड का प्रयोग होता है, तो इसको आप करने से बचिएगा। इंट्रोगेटिव अगर आप कर लें तो बहुत सही रहेगा। इंट्रोगेटिव जो है इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अफर्मेटिव के बाद आप इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, तो ये आपको अच्छे से आएगा। तो मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तो इसका आंसर होगा मोहित सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई सी हैड स्टॉप्ड दियर। ठीक है, कैसा करेंगे, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई सी हैड स्टॉप्ड हियर, ऐसा आप करेंगे। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर व्हाई आपका लग जाएगा क्या, कंजक्शन हो जाएगा। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट में है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लग जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगा या थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा इसका, और इसका क्या है, हियर का दियर हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा, स्टॉप्ड दियर हो जाएगा यहाँ पर, THERE दियर। ये आपका राइट आंसर हो गया। बी वाला देखेंगे हम, इसमें भी किसी एक को ही एनीवन बोला है, तो किसी एक को ही हमें चेंज करना है। द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड, ऐसा है। या दूसरा है व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डोंट नो, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स में बदल देंगे, आई डोंट नो व्हेन द ट्रेन अराइव, तो ऐसा आप कर देंगे, आई डोंट नो द टाइम व्हेन ट्रेन अराइव्स, ऐसा करेंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये है कॉम्परेटिव डिग्री, कश्मीर इज नॉट हॉट एज भोपाल, तो भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, कॉम्परेटिव में चेंज करना है, तो आप ऐसा कर देंगे, भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, कॉम्परेटिव में करना है, हॉटर लगेगा यहाँ पर, भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। ठीक है, ऐसा ही ये आपका आ गया पांचवें का डी आंसर। ठीक है, ऐसा देखेंगे हम, एक चीज़ हमने मिस किया यहाँ पर कि अभी तक तो हम ऐसा कर रहे थे कि जैसे हमने हेडिंग डाला आंसर नंबर 5 हमने हेडिंग डाला, अब हमने यहाँ से शुरू किया, हमने एक ही हेडिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हल कर लिया, इसी में हमने ये वाला कर लिया, कंबाइन वाला भी हल कर लिया, इसी में हमने एक ही हेडिंग में ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हल कर लिया।
आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप हर क्वेश्चन के बाद ऐसा आप डालेंगे आंसर नंबर 5D, आंसर नंबर 5E, ऐसे आप करेंगे आंसर नंबर 5A, आंसर नंबर 5B, आंसर नंबर 5C। दोनों तरीके आपके सही हैं, अगर आप जैसा भी चाहें हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही आपको हल करना है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 5D वाला। डी वाला क्या बोल रहा है, करेक्ट एनी वन सेंटेंस। तो आपको करेक्ट करना है, थोड़ी सी दिक्कत है। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम है, विल हट जाएगा, कम में कम से लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये रहेगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। ये हो गया आपका। उसके बाद 5E वाला देखेंगे। देखिए ये इस वीडियो को थोड़ा तेज बनाना पड़ रहा है क्योंकि भी आपका ट्रांसलेशन बाकी है, सेंट्रल आइडिया बाकी है, ये आपका प्रोज और पोएट्री बाकी है, तो थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी बना रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हम, ये हो गया हमारा 5 का E वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है कि दो शब्द दिए गए हैं, दोनों का वाक्य प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी लिखिए, ऐसा बोल रहा है। तो हम पहला करेंगे, पेन मतलब होता है दर्द, पेन मतलब होता है, इस वाले पेन के मतलब होता है खिड़की में लगा हुआ शीशा। तो पहले पेन का हम करेंगे वाक्य प्रयोग, सी वाज इन कांस्टेंट पेन, दीज टैबलेट्स शुड हेल्प टू एज द पेन, ठीक है। ये यस शुड है, यू यहाँ पर रहेगा। तो उसको बहुत तेज लगातार दर्द हो रहा था, यह गोलियां उसकी हेल्प, उसके दर्द को कम करेंगी। पहला हो गया, इससे पता चल गया कि हमें पता है कि पेन मतलब दर्द होता है। उसके बाद दूसरा, पेन मतलब खिड़की में लगा हुआ शीशा होता है, पेन बराबर खिड़की में लगा हुआ शीशा। द रेन हैड बीन ड्रमिंग इन आवर विंडो पेन ऑल नाइट, पूरी रात उसका क्या कहते हैं, वर्षा का पानी गिरता रहा हमारी कांच की खिड़कियों से या खिड़की पर लगे हुए कांचों से। आंसर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आपका। इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है इसका ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। हिंदी आपको दिया हुआ है, बहुत बड़ी हिंदी है, इसको आपको करना है। जैसे भारतवर्ष एक महान देश है, इंडिया इज द ग्रेट कंट्री, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। इट हैज़ हैड एन इल्यूस्ट्रिशियस पास्ट, बहुत ही शानदार पास्ट है इसका। फिर विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, तो फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू लूट दिस कंट्री, फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू लूट दिस कंट्री, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर नॉलेज एंड साइंस, ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट कल्चर नॉलेज एंड साइंस, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। बट ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड द ब्रेवरी ऑफ पैट्रियट्स दे डिड नॉट सक्सीड। आगे क्या लिखा गया है, आज भी देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आज भी हमारे भारत देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसके लिए हमने लिखा है, इवन टुडे देयर इज नो डेथ ऑफ एनीथिंग इन आवर कंट्री। उसके बाद लिखा गया है, ये सजेशन दिया गया है कि यदि दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। तो ये है आपका एक मुहावरा है, दिन दुगुनी रात चौगुनी, इफ डे डबल एंड नाइट क्वाड्रपल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड, द कंट्री विल बिकम प्रॉस्पेरस अगेन, ठीक है। प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध हो जाएगी पुनः फिर से। अब एक चीज़ यहाँ पर ये आ गया आपका सेक्शन डी लिटरेचर। लिटरेचर में क्या चीज़ होता है, अभी आपने जो लेसन आपकी किताब में दिए गए हैं उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और मुकेश किस चीज़ का महत्वाकांक्षी था, वह क्या बनना चाहता था। तो मुकेश फिरोजाबाद में एक बैंगल यानी चूड़ी बनाने वाले घर में जन्म लिया था, वो चूड़ी बनाता था, उसके पिताजी चूड़ी बनाते थे और वो कार का मैकेनिक बनना चाहता था। पहला आंसर हो गया, आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन 7 का बी वाला क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है, व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जब लास्ट दिन था फ्रेंच लैंग्वेज का, एम हैमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत बड़ाई की, बोला कि ये सबसे दुनिया में सबसे अच्छी भाषा यही है, इसका लॉजिक एकदम अच्छा है, इसका व्याकरण एकदम अच्छा है, सुनने में मधुर लगती है, यही सब बोला था। इतना बड़ा आंसर है, इसको आप लिख दीजिएगा, बहुत बड़ा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा आंसर। इसमें हमने दूसरे को हल किया हुआ है क्योंकि बोला है आंसर एनी वन, ठीक है। एनी वन को आप ध्यान रखिएगा, किसी एक का आंसर देना है। तो हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, कैसे डिफरेंट था मुकेश अन्य
बैंगल मेकिंग, अन्य चूड़ी बनाने वालों से फिरोजाबाद में। तो जो मुकेश था वो महत्वाकांक्षी था, और महत्वाकांक्षी इसलिए था, उसको बनना था कार का मैकेनिक। उसको ये पता था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कार का मैकेनिक बन सकता हूं, इस चूड़ी बनाने के काम को छोड़ सकता हूं। इसके विपरीत जो भी फिरोजाबाद में जितने भी लोग रहते थे वो लोग नहीं समझ पाते थे, वो सोचते थे कि जो हमें भगवान है, भगवान ने हमें चूड़ी बनाने के लिए ही इस धरती पर भेजा है और हम चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत मुकेश चूड़ी की काम को छोड़कर मैकेनिक बनना चाहता था, वो महत्वाकांक्षी था, इसीलिए इन फिरोजाबाद के लोगों से वो अलग था। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लिश का पैसेज, इसको पढ़ना है। ये भी आपकी किताब से नहीं लिया जाएगा, बाहर से ही एक क्वेश्चन दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर का है, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है। हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। तो गस्टी वेव्स जो तेज लहरें थी उनसे कौन दूर था? तो दीज चिल्ड्रंस फेसेस आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। तो इन बच्चों के चेहरे, जो बच्चे थे बच्चों के चेहरे तेज लहरों से दूर थे। इसका आंसर अगर आप लिखना चाहें 9 का ए है, ये है चिल्ड्रंस फेसेस आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका हाउ आर द आई ऑफ पेपर स्विमिंग बॉय। जो पेपर यानी पतला कागज की तरह एक लड़का था, उसकी आंखें कैसी थी? तो द आई ऑफ पेपर स्विमिंग बॉय आर लाइक रैट्स आई। चूहे की आंखें की तरह उसकी आंखें थी। सी वाला आंसर हम देखेंगे, ये आंसर है कि लाइक रूटलेस वीड्स। इसमें पूछा है कि इसमें क्या है, कि कौन सा अलंकार यूज किया गया है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइंस। तो इसका आंसर है इसमें सिमिली यूज किया गया है। अगला हम देखते हैं आंसर, सी तक हो गया। चौथा 11वें का ए है, 11वें का ए है और ये बोल रहा है कि टाइगर किंग के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या भविष्यवाणियां की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर किंग जो था उसके जन्म लेने पर एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला, ज्योतिषों ने, कि ये बहुत ही अच्छा राजा होगा, वीरों का वीर राजा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी चीजें, वीरों का वीर होगा, लेकिन इसको एक दिन मरना पड़ेगा और इसकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद 11वें का बी हमें आंसर है कि जियोफ ग्रीन कौन था और उसने स्टूडेंट्स को क्या बोला। तो जियोफ ग्रीन अंटार्कटिका में एक क्या कह सकते हैं आप, जो बताते हैं आप कहीं पर जाएंगे ट्रैवल करने तो बताते हैं कि हाँ इसको इन्होंने बनवाया था, उसके बारे में जो बताते हैं ट्रैवलर्स को सुविधा के लिए उनसे पैसे लेता था, उनको बताता था कि अंटार्कटिका में यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ है, यहाँ पर ये बर्फ़ इतने सालों से है, तो पर्यावरण के बारे में बताता था। तो वो क्या था, पर्यावरण के बारे में बताता था। द प्रोग्राम स्टूडेंट्स, तो और स्टूडेंट्स को क्या ऑफर किया, उसने बोला कि मैं आपको फ्री में बताऊँगा कि यहाँ पर हमारी जलवायु क्या है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं स्टूडेंट्स को फ्री में बताऊंगा, ये उसने ऑफर किया। कौन था? तो एक गाइडर था, गाइडर, हाँ ये सही शब्द है, वो एक गाइडर था जो कि बताता था बच्चों को कि कैसे आपको करना है, क्या कहते हैं, जानना है अंटार्कटिका के बारे में। तो गाइड करता था कि यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर वैसा है, वहाँ पर वैसा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको किसी एक को हल करना है। इस शब्द को आप ध्यान में रखिएगा, किसी एक को हल करना है। तो हमने ये हल किया है, डॉक्टर सदाओ कौन था और हाना से वो कैसे मिला और उसने शादी कैसे की। तो डॉक्टर सदाओ कौन था? डॉक्टर सदाओ जापान का एक डॉक्टर था जो कि उसके जापान की मिलिट्री के लिए काम करता था। डॉक्टर सदाओ गया हुआ था जर्मनी मेरे हिसाब से ना, वही तो था। सदाओ मैट हन्ना अमेरिका गया हुआ था, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था डॉक्टर सदाओ डॉक्टरी की। तो वहाँ पर वो हन्ना से मिला, फिर उसने इसके बारे में अपने पापा से बताया, अपने पिताजी से। तो उसके अपने पिताजी से परमिशन लेकर उसने हन्ना से शादी कर ली। यहीं पर पेपर आपका समाप्त होता है, पीछे इसके कुछ भी नहीं है अगर आप देखेंगे तो। ये रहा आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगला पेपर का सॉल्यूशन आप कहाँ पर चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।